उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही होंगे, अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। हमारा जो क्लास है वो आज का जो आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री का चल रहा था, कला और संस्कृति का, उसी में आज हम लोग उसी में दूसरे सप्ताह का जो टॉपिक है हमारा, जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे हैं जनजातीय विद्रोह। और उस जनजातीय विद्रोह का हम लोगों ने देखा कि पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि जनजातीय विद्रोह का स्वरूप क्या था, कितने विद्रोह हुए, कहाँ कहाँ हुए, किस क्षेत्र में हुए, उसको हम लोगों ने देखा। कल की क्लास में हम लोगों ने संथाल विद्रोह को देखा और इसके जितने भी एस्पेक्ट्स थे, जो जो आपके जो प्रीवियस एग्जाम है उसमें अभी तक जिस तरीके से क्वेश्चन आया है उसको हम लोगों ने देखा। और आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है मुंडा विद्रोह। तो यहां से भी बहुत अलग तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। तो उसी इसमें जितने भी एस्पेक्ट होंगे, इसका क्या कारण था, क्या परिणाम था, क्या महत्व रहा, क्या प्रभाव पड़ा, बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखेंगे, बिरसा मुंडा का क्या उपदेश था उसको हम लोग देखेंगे। तो इन तमाम चीजों को, जितने भी एस्पेक्ट्स होंगे, जितने भी आयाम होंगे, उन सभी आयामों को हम आज देखेंगे। ठीक है। अगर हम पिछले साल की जो क्वेश्चन है उसका थोड़ा सा अगर हम देखें कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, उसमें एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा गया है कि बिरसा आंदोलन के स्वरूप की व्याख्या करते हुए जनजाति शासन पर इसके प्रभाव की चर्चा करें। अब देखिए क्या क्या पूछ लिया आपसे, स्वरूप पूछा, प्रभाव पूछा, ये दोनों तो हुआ, लेकिन जनजातीय आंदोलन या फिर बिरसा आंदोलन जो आपसे पूछा है, तो बिरसा आंदोलन का क्या कारण हुआ, क्या परिणाम हुआ, इन सभी चीजों को देखेंगे। बिरसा के बारे में देखेंगे कि बिरसा की विचारधारा कैसी थी, बिरसा ने इनकी थोड़ी सी जीवनी देखेंगे, इनकी व्यक्तिगत जीवनी या जो विचारधारा थी जीवन की वो किस तरह की थी, इनके जीवन में किस तरीके से चेंजिंग आया, उन सभी चीजों को जो है वो आज हम लोग देखेंगे। और इसी क्वेश्चन के माध्यम से जितने भी आयाम है उन सभी चीजों को हम लोग देखने का काम करेंगे। क्योंकि बिरसा आंदोलन में जो स्वरूप की अगर हम बात करें, जो बिरसा आंदोलन है, अब बिरसा मुंडा एक तो इनका टाइटल था, लीड कर रहे थे कौन, बिरसा, तो इसको क्या बोला जाता है, मुंडा आंदोलन या मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है। तीसरा नाम इसका जो है क्या है, उलगुलान विद्रोह भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उलगुलान विद्रोह। उलगुलान का मतलब क्या होता है, उलगुलान एक शब्द है जिसका मतलब होता है महान हलचल। क्या होता है इसका मतलब, महान हलचल। हलचल मतलब क्या, एक एक्टिविटी, एक क्रियाविधि जिसमें विद्रोह हो, विरोध हो, प्रतिरोध हो, विरोध प्रतिरोध किसके प्रति, जो ब्रिटिश औपनिवेशिकवाद या उपनिवेशवाद उसके प्रति जितने भी, किसके प्रति होगा, जो महाजन होंगे, जो साहूकार होंगे, जो सामंती लोग होंगे, जमींदार होंगे, इन सभी के प्रति जो है वो क्या होगा, विरोध होगा, विद्रोह होगा। यानी हम लोग देखेंगे कि इस ब्रिटिश उपनिवेश में जो लोग प्रशासन कर रहे थे, शासन कर रहे थे, उनके खिलाफ ये विद्रोह है। तो इस तरीके से हमको ये इसके बारे में देखना है। अगर हम देखें कि जो मुंडा विद्रोह है, तो एक तो इसका स्वरूप देखेंगे और एक जो है इसका प्रभाव देखेंगे। स्वरूप का मतलब क्या, ये आंदोलन जो है उसका नेचर क्या था, किस तरीके का था। तो एक तो हिंसात्मक और दूसरा धार्मिक। एक क्या था, हिंसात्मक था और दूसरा धार्मिक। इसके बारे में देखेंगे। अब अगर आंदोलन ये हुआ तो इस आंदोलन का जो है वो प्रभाव कैसे होता है, तो इसमें दो तरह का प्रभाव हमको देखने को मिलता है। क्योंकि 1908 ईस्वी के बाद जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है वहां पे जो है काश्तकारी अधिनियम को पास कर दिया जाता है।
इसमें अगर हम देखें तो पहला क्या है, 1908 में छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, वहां का जो काश्तकारी अधिनियम है, टेनेंसी एक्ट, ये पास हो जाता है। एक तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो रैयतवारी व्यवस्था थी, वो रैयतवारी कानून जो है वो पास हो जाता है विद्रोह के बाद। ये परिणाम के रूप में हम देखेंगे। और आगे जब हम लोग ब्रिटिश समय की जो औपनिवेश काल में जो चेंजेस हुए, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रैयतवारी क्या था, महलवारी क्या था, अस्थायी बंदोबस्त क्या था। तो इन सभी को हम लोग अलग से एक टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या हुआ कि जनजाति में अन्य जनजातियों को जो है वो अन्य फैसिलिटी यानी कि अन्य सुविधा जो है वो प्राप्त होने लगा। पहले से जिस सुविधा को पाने में मुंडा जनजाति के लोग या अन्य जनजाति जो है वो वंचित रह गए थे, उनको अब एक विशेष सुविधा जो है वो मिलना शुरू हो गया। यानी ये सब क्या दिखाता है, एक सकारात्मक पहल। ठीक है, यानी इस विद्रोह का जो प्रभाव जो है वो सकारात्मक रूप से दिखाई पड़ता है, जहां पे इन चीजों को मेंशन किया गया है। अब अगर बात करें कि ये जो 1908 का छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम था, जो रैयतवारी कानून पास हुआ, इसके तहत जो है वो क्या क्या होता है, अगर आप यहां से देखें तो एक तो आपको देखने को मिलेगा कि इन लोगों को जो है भूमि संबंधी अधिकार जो है, जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने देखा मांझी व्यवस्था, संथालों की जो अपनी व्यवस्था थी जिसको बोला जाता था मांझी व्यवस्था, उसके तहत जैसे हमने कल देखा कि परहा पंचायत लगाई जाती थी, जिसके द्वारा अपने सरदारों को चुने जाने की या मनोनीत करने की अनुमति होती थी। वो लोग अपने सरदारों को, अपने मुखिया, अपने नेता को चुनते थे। उसी तरीके से यहाँ उन लोग जो मुंडा जनजाति है, इनकी अपनी व्यवस्था थी जिसको बोला गया खुटकट्टी व्यवस्था। तो उसके बारे में जानेंगे कि खुटकट्टी व्यवस्था क्या थी, और उसके तहत इनको भूमि संबंधी अधिकार जो है वो मिलने लगा। इसके अलावा जो बेगारी करवाया जा रहा था, यानी कि जो बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही थी, स्लेवरी वाला जो काम था, उस पे जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये सब कहीं ना कहीं जो है दिखाता है कि पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा, यानी कि सकारात्मक प्रभाव। तो जब भी आपसे पूछे कि बिरसा आंदोलन के सकारात्मक प्रभाव क्या क्या थे, तो इस तरीके से आप अपने आंसर में इन सभी चीजों को लिख सकते हैं। तो यही इसी जितनी भी बातें हमने कही है, ये जो कीवर्ड है, इसी कीवर्ड पे सारा का सारा जो आपका आंसर है वो इसी के इर्द गिर्द आपको लिखना पड़ेगा, और इसी के इर्द गिर्द रहेगा भी। जिसमें हम लोग देखेंगे अब इसकी भूमिका क्या है, इसके कारण क्या थे, बिरसा मुंडा का जो है वो उनकी विचारधारा क्या थी, आइडियोलॉजी क्या थी, क्या प्रभाव पड़ा, क्या इसका निष्कर्ष था, इसका क्या महत्व था। तो इन सभी चीजों को जो हम एक एक करके देखने का काम करेंगे। अगर हम बात करें उलगुलान विद्रोह या फिर मुंडा विद्रोह, मुंडा या उलगुलान या बिरसा विद्रोह, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उलगुलान भी अगर पूछे तो भी आपको यही लिखना है, मुंडा पूछे तब भी यही लिखना है, या बिरसा के बारे में पूछे, क्योंकि इस आंदोलन की अगुवाई जो है वो किसने किया था, बिरसा मुंडा ने किया था। इसलिए बिरसा मुंडा के बारे में आपको ये लिखना पड़ेगा। तो इस विद्रोह में जितने भी आयाम हैं, इन सभी आयामों के बारे में थोड़ी थोड़ी हम लोग चर्चा करेंगे, और फिर उसको आंसर फॉर्मेट में किस तरीके से लिखा जाएगा वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर भूमिका की बात की जाए, तो भूमिका में हम लोग ये लिख सकते हैं या इसको दर्शा सकते हैं कि इससे पहले की जो स्थिति थी, यानी मुंडाओं की या फिर जो जनजाति थी, उनकी जो स्थिति थी वो शांतिपूर्ण स्थिति थी। यानी कि वो लोग अपने एक आदर्श समाज से प्रेरित थे, शांतिपूर्ण तरीके से जीवन यापन कर रहे थे। इसके अलावा आदर्श समाज से प्रेरित, जिसमें कि अपने हिसाब से ना किसी से बैर और ना किसी का हस्तक्षेप, एक शांतिपूर्ण जीवन जो है वो जी रहे थे। लेकिन अचानक क्या होता है, इनके जीवन में
20वीं शताब्दी में कुछ बाहरी हस्तक्षेप होने लगता है। ये जो शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं, अब क्या होता है कि इनके जीवन में एक बाहरी हस्तक्षेप जो है इनके क्षेत्रों में होने लगता है। और ये बाहरी हस्तक्षेप जो है वो कहाँ हो रहा है? इनका जो स्थान है, जो जंगल है, वहां हो रहा है। इनकी जो जमीनें हैं उनको छीनी जा रही है। कहाँ पे? तो जंगल में जमीन और पानी पीने का जो इनका स्थान यानी कि जल, जहां से ये लोग जो है पानी पीते थे या पानी लाते थे अपने जीवन यापन के लिए, तो इन तमाम क्षेत्रों में जो है क्या हो गया? बाहरी हस्तक्षेप हो गया। तो अब यहां से इनका जीवन शैली जो है वो जीवन पूर्णता प्रभावित हो जाता है। अब इसी में हम लोग देखेंगे कि विद्रोह का जो स्वरूप होता है, तो विद्रोह का कारण क्या रहता है? तो कारण में तो बहुत सारा कारण होगा, आर्थिक होगा, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और तात्कालिक कारण। तो एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे कि आर्थिक कारण क्या था, सामाजिक कारण क्या था, राजनीतिक कारण क्या था, धार्मिक कारण और तात्कालिक कारण। सबसे महत्वपूर्ण आखिर किस वजह से ये विद्रोह जो है वो अपने आप में चिंगारी की तरह पूरा फैल जाता है, तो इन तमाम कारणों को हम लोग देखेंगे। इसके अलावा इनको लीड किया है कौन? तो बिरसा मुंडा। तो थोड़ी सी बात जो है बिरसा की भी करेंगे कि बिरसा मुंडा की जो है वो जीवन शैली जो थी वो किस तरीके से थी, आंदोलन को उन्होंने किस तरीके से संगठित किया, तो इसके संगठन के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बाद आंदोलन को प्रचार प्रसार करने के लिए इनकी क्या भूमिका थी, तो उसको हम लोग देखेंगे। प्रचार प्रसार में भूमिका, और यहीं पे बिरसा का दो तरह का जीवन देखेंगे। एक जीवन देखेंगे जब विद्रोह शुरू होने से पहले का था, और एक जीवन शैली इनका देखेंगे जिसमें विद्रोह शुरू होने के बाद का था। और फिर देखेंगे कि इसका परिणाम क्या हुआ। और परिणाम ऐसा नहीं था कि कोई अल्पकालिक परिणाम था, इसका परिणाम जो है वो दीर्घकालिक था। फेन इधर कर, फेन फेन ठीक है। तो हम देखेंगे इसका परिणाम जो है किस तरीके से दीर्घकालिक होता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो आने वाला आंदोलन होता है उसमें, जो राष्ट्रवादी आंदोलन है उसमें क्या परिणाम होगा, और लास्ट में इसका जो महत्व होगा, क्या महत्व होता है, और निष्कर्ष। तो इन तमाम चीजों को जो है हम अपने आंसर में देखेंगे, लिखेंगे। उम्मीद करते हैं आप थोड़ा थोड़ा इस चीजों को समझने में आपको आसानी हो गया होगा। अब जो है इसको आंसर रूप में अगर देखें और भूमिका के रूप में हम लोग देखें, तो अब उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। भूमिका की बात करें, यानी अगर कालखंड की बात करें, समय की बात करें, या क्षेत्र की बात करें, तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा क्षेत्र भी देखना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं कि पहले का जो संयुक्त बिहार था, बिहार झारखंड, ये बिहार है, और बिहार के ठीक नीचे जो है इसके दक्षिणी भाग में क्या था? झारखंड था। तो मान लीजिए ये वाला पार्ट जो है, क्योंकि यहाँ पे बंगाल और थोड़ा सा सटा हुआ यहाँ तक झारखंड है। इसके अलावा जो संरचनाएं इसकी है वो कुछ इस तरीके से है। यहीं पे जो है छोटा नागपुर का क्षेत्र है, और यहीं पे जो क्या है, सिंहभूम है। कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे क्या है? छोटा नागपुर का क्षेत्र, और यहाँ पे क्या है? सिंहभूम।
इसी क्षेत्र में जो है ये आंदोलन हुआ। तो थोड़ा सा अपनी मैप में आप इसको दर्शा सकते हैं। ये बिहार है, बिहार से सटा हुआ क्षेत्र जो है वो झारखंड है। थोड़ा सा इसको मैप को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, जिसमें कि छोटा नागपुर का क्षेत्र हो गया और सिंहभूम इसी क्षेत्र में हुआ। कालखंड क्या होता है? तो 20वीं सदी, 20वीं सदी यानी कि 1895 से लेके 1901 तक का, सॉरी 19वीं सदी, 19वीं सदी 1895 से 1900 या 1901 का जो है वो कालखंड होता है। और इससे पहले बहुत सारी विद्रोह जो है वो जनजातीय विद्रोह पहले के समय में हो चुकी होती है। तो इसके बारे में हम लोग देखें। अब बेसिकली हमने आपको कल ही बताया था, ये जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है पूर्णतः एक पठारी एरिया है। ये जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है वो क्या है? पठारी क्षेत्र है। और इसमें जो है वो संसाधन बहुत अच्छे मात्रा में, जो मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं। और अगर पठारी क्षेत्र है, संसाधन मिल रहे हैं, तो वहां कृषि करने योग्य जो भूमि है वो नहीं के बराबर, ये नहीं के बराबर है। तो स्वाभाविक है कि ये लोग जो है पूर्णतः वहां के संसाधन जो है, जल, जो जमीन है, जो जंगल है, हमने आपको कल बताया था संथाल के बारे में, उनकी जो विधि थी पडु और झूम, जिसके तरीके से वो अपना खेती करते थे, जंगलों को साफ करके फिर खेती करने लायक बना के उसमें फिर अपनी क्या करते थे? खेती करते थे, अपने जीविकोपार्जन का काम करते थे। उसी तरीके से इस क्षेत्रों में छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है वो संसाधन की तो प्रचुरता है, ये तो बहुत मात्रा में है, लेकिन कृषि करने के लिए जो भूमि है वो अनुकूल नहीं है, बल्कि क्या है? प्रतिकूल है। यानी कि यहाँ पे जो है कृषि का कार्य बहुत नहीं के बराबर होता है। और जो वहां पे पहले से जो ब्रिटिश औपनिवेशवाद था, जिसमें कि साहूकार, जमींदार, महाजन, जो ब्रिटिश प्रशासन है, इन लोगों का क्या है कि बाहरी हस्तक्षेप, यानी दीकुओं का जो है प्रभाव, दीकुओं का हस्तक्षेप ये प्रारंभ होता है। ठीक है। और जैसे ही इनका हस्तक्षेप होना शुरू होता है, और इससे पहले कि कुछ विद्रोह जो है वो हुए होते हैं। अब देखेंगे कि 1831 में कोल विद्रोह हो गया, 1855-56 में इससे पहले का जो विद्रोह था उसमें कि संथाल विद्रोह हमने देखा। ये थोड़ा सा हम आपको बैकग्राउंड बता रहे हैं और चीजों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किन क्षेत्रों में हुआ, क्यों हुआ, उसकी जो पृष्ठभूमि है वो क्या थी। इसके अलावा 1885 से लेके 1881 से लेके और 1895 के बीच कुछ जो है वो किसान विद्रोह भी वहां पे हो चुके थे। तो इस विद्रोह का जो है प्रभाव वो पड़ता है कहां पे? मुंडा विद्रोह पे। क्योंकि पहले से कुछ विद्रोह हुए रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि आगामी जितने भी विद्रोह होंगे उसका प्रभाव जो है कहीं ना कहीं पड़ेगा ही। तो प्रभाव अगर पड़ेगा, कुछ चीजें जो है पहले से घटित आ रही है, तो उसका एक्सपीरियंस होता है, उसका लोग अनुभव करते हैं और फिर नई तरीके से क्या करते हैं? उसको, विद्रोह को एक नया स्वरूप देने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ये अलग अलग क्षेत्रों में तो हुआ रहता है। और किसान विद्रोह जो है वो कहाँ होता है? रांची और सिंहभूम वाले क्षेत्र में। ऑलरेडी पहले से सिंहभूम में जो है वो कुछ विद्रोह हुए रहते हैं। इसके अलावा जितने भी विद्रोह हुए, इसका सकारात्मक परिणाम तो हुआ, उसका कुछ कुछ दीर्घकालिक और अल्पकालिक परिणाम तो हुआ, प्रभाव तो पड़ा। लेकिन जितने भी विद्रोह हुए, सभी विद्रोह को ब्रिटिशों के द्वारा दमन कर लिया गया या दबा दिया गया।
बहुत ज्यादा जो है वो प्रभाव देखने के लिए नहीं मिलता है। और इसी बीच जो है वो एक नया विद्रोह जो मुंडा विद्रोह है ये प्रारंभ होता है। लेकिन इसके पहले भी, मुंडा विद्रोह प्रारंभ होने से पहले भी एक पहलू और है। आपने पढ़ा होगा कि 1813 का जो है वो एक चार्टर एक्ट आया था। और इस चार्टर एक्ट से क्या हुआ, ईसाई मिशनरियों को जो है वो छूट दी गई थी अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये लोग क्या करते हैं, इन जनजातीय क्षेत्रों में जाते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और धर्मांतरण करने की कोशिश करते हैं, कन्वर्जन की कोशिश करते हैं। ये सारा चीज हमने आपको कल बताया भी था। तब एक ही चीज को थोड़ा सा, जो जितने भी जनजातीय विद्रोह है उसको कंटेंट के रूप में आप वहां भी प्रयोग कर सकते हैं। ईसाई मिशनरियों का जो है इस एक्ट से क्या होता है, आगमन हो जाता है। और जैसे ही इनका आगमन होता है तो स्वाभाविक है कि वहां की शिक्षा में प्रचार, शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, धर्म का प्रचार प्रसार होगा, धर्मांतरण की बात होगी, कन्वर्जन की बात होगी। तो स्वाभाविक है कि ये सभी चीज जो है, जो समुदाय पहले से अपने आप को एक, जिसके साथ प्रकृति के साथ एक भावनात्मक लगाव है, और अचानक उनके जीवन में जो है कुछ परिवर्तन अगर होती है, एक ड्रास्टिक जो है एक इनके जीवन में परिवर्तन होता है, तो कुछ ना कुछ तो वो विद्रोह का रूप लेगा ही। इसके अलावा इसी बीच में जो है बिरसा मुंडा विद्रोह होता है 1894-95 से लेके 1900 के बीच में। और ये जो विद्रोह है वो बहुत ज्यादा संगठित और सफल विद्रोह माना जाता है, क्योंकि इसको जो लीड करने वाले थे बिरसा मुंडा, वो कहीं ना कहीं जो विचारधारा को लेके आ रहे थे, उनके गुरु भी थे आनंद पांडे। उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, किस तरीके से लीड करते हैं, किस तरीके से 20 साल का एक लड़का आता है और अपने समुदाय के लिए लड़ता है, जो ये बोलता है कि वो सिंह बोंगा का अवतार है, धरती आवा जिसको बोला जाता है, वो भगवान का अवतार मानता है अपने आप को, और इसका प्रचार प्रसार भी करता है। एकेश्वरवाद में वो विश्वास करता है। और वो जो है बहुत सारी चीजों को, जो धार्मिक उन्माद है या धार्मिक जो हिंसात्मक जो कार्यशैली है, उस पर थोड़ा सा वो विराम भी लगाता है और अपने विचारधारा को थोड़ा सा अपने समाज में फैलाने की कोशिश करता है। उसी में नाम आता है किसका, बिरसा मुंडा का। तो एक व्यक्तिगत जीवन शैली जो इनकी है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, बिरसा मुंडा के बारे में। और जो है जब ये विद्रोह होता है, इसे क्या बोला जाता है, झारखंड संस्कृति का पुनर्जागरण। यानी इसके बाद जो वहां की संस्कृति में एक नया परिवर्तन देखने को मिलता है, उसी को बोला गया है झारखंड का सांस्कृतिक पुनर्जागरण। यानी इस आंदोलन को क्या बोला गया, झारखंड का सांस्कृतिक पुनर्जागरण, रिवाइवल एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है आप अपनी भूमिका में अपने आंसर में लिख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं एक एक करके थोड़ा सा इस विद्रोह के कारण क्या क्या थे। यानी अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा और क्या समझा कि मुंडा विद्रोह जो है वो तत्कालीन बिहार के सबसे व्यापक और सख्त आंदोलनों में से एक था। और ये विद्रोह क्यों हुआ, तो ये जो अंग्रेजी सरकार की सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक नीतियां थी, उनके खिलाफ ये विद्रोह जो है वो कहाँ पे, तो दक्षिण बिहार के, उस समय चूंकि बिहार संयुक्त बिहार था, तो दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में, इसको हम क्या बोल सकते हैं, दक्षिण बिहार, उस समय का, जिसको संयुक्त बिहार भी बोलते हैं। क्यों हुआ, तो ब्रिटिश सरकार की जो सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक नीतियां थी, उसके खिलाफ ये विद्रोह जो है वो प्रारंभ होता है। कहाँ पे, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर के क्षेत्रों में। ठीक है, अभी जो है छोटा नागपुर क्षेत्र कहाँ है, वर्तमान में जो झारखंड है उसका जो रांची और सिंहभूम जिला है, छोटा नागपुर क्षेत्र, ये वर्तमान अभी जो झारखंड है इसका जो रांची और सिंहभूम जिला है,
वहां पे ही अभी देखने को मिलता है, रांची और सिंहभूम। इन क्षेत्रों में जो है वो आंदोलन देखने के लिए मिलता है, जिसमें 20 साल का एक लड़का बिरसा मुंडा आता है और इस विद्रोह को करता है, जो नाम पड़ता है मुंडा विद्रोह या बिरसा आंदोलन। इसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। उलगुलान का मतलब क्या होता है? महान हलचल। ठीक है। और इस आंदोलन के बाद आंतरिक सुधार भी होते हैं, सामाजिक धार्मिक जो भावनाएं होती है, यानी कि एक आंतरिक सुधार भी होता है इसके आंदोलन के प्रभाव में, जो सामाजिक और धार्मिक भावनाओं से प्रेरित थी। और इसके बाद जो बिरसा मुंडा का अपना युद्ध करने का जो तौर तरीका था, तो वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा या आदिवासी जो समाज थे, उन्हें भगवान के अवतार मानने लगे। भगवान के अवतार किसको? बिरसा मुंडा को। और बिरसा मुंडा जो है अपने भगवान को क्या बोलता था? सिंह बोगा। ये इनके भगवान थे जिनको बोलता था ये सिंह बोगा। और अपने आप को क्या बोलता था बिरसा? धरती आबा। और वर्तमान परिदृश्य में अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 2022-23 में जनजातीय गौरव दिवस मनाने का 15 नवंबर को जो है इनकी जयंती के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिरसा मुंडा के जयंती पर ये जनजातीय गौरव मनाने का जो है वो परंपरा उन्होंने जमुई जिला से प्रारंभ किया 2023-24 में। तो आप इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। आई थिंक 24 या 23 में होगा, एग्जैक्ट हम आपको बता देंगे, उसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। अब हम जानते हैं कि इस आंदोलन का जो है वो कारण क्या था। तो कारण तो बहुत सारे कारण थे। सामाजिक हो गया, धार्मिक हो गया, राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया। तो इन तमाम कारणों में अगर हम एक एक करके बात करें, तो सबसे पहले अगर आर्थिक कारण की बात करें, तो आर्थिक कारण पे हम लोग देखते हैं। आर्थिक कारण में आप देखेंगे कि उनकी जो अपनी जो व्यवस्थाएं थी, जिसको बोला गया फुटकट्टी व्यवस्था, इस फुटकट्टी व्यवस्था को जो है वो ध्वस्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इसको क्या किया गया? खत्म कर दिया गया। फुटकट्टी व्यवस्था क्या थी? उनके अपने जो वंश थे, जो जनजातीय समुदाय के लोग थे, अपने स्थानीय समुदाय थे, उनकी जो जमीन थी, उस जमीन पर जो अधिकार जो होगा वो उन्हीं के वंश का होगा, उन्हीं के खूंट का होगा। कोई दूसरे आदमी का जो है अधिकार उस पर नहीं होगा। और इस व्यवस्था को इन लोगों ने अंग्रेज के ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में इन चीजों को जो है वो खराब कर दिया, खत्म कर दिया गया। और व्यक्तिगत भूस्वामित्व का ये खत्म हो गया। इसके अलावा आ क्या गया? व्यक्तिगत भूस्वामित्व। इन लोगों ने बोला कि आपका अपना जो पुश्तैनी जमीन है उसको, उस पर आपका अधिकार नहीं होगा। अब क्या होगा कि व्यक्तिगत रूप से जो लोग होंगे उसका उस जमीन पर जो है वो अधिकार होगा, उसका मालिकाना हक जो है व्यक्तिगत रूप से होगा। इसके अलावा ये तो जमीन की व्यवस्था हो गई। अब आंतरिक कला हो गया। आंतरिक कला क्यों हुआ? क्योंकि बाहरी लोग जो थे, महाजन, साहूकार, जो दीकू जिनको बोला जाता था, जो अंग्रेज, बाहर के जो लोग आते, जैसे अंग्रेज हो गए, साहूकार हो गए, महाजन हो गए, तो इन लोगों का जो है वो हस्तक्षेप इनके क्षेत्रों में होने लगा। ठीक है। यानी कि दीकुओं का अगर हस्तक्षेप हुआ तो इनके हस्तक्षेप से जो है वो क्या क्या चीजें हुई? आंतरिक कला। और आंतरिक कला का मतलब समझ रहे हैं कि अगर आपस में अपने ही परिवार में, अपने ही समुदाय में अगर फूट पड़ जाए, तो उनका जो है, आप अपने परिवार को ही देख के उदाहरण के तौर पे लीजिए। अगर आप साथ में कहीं रहते हैं किसी के साथ, उसी में अगर कोई दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, थर्ड पर्सन के कारण जो है आपके अंदर एक कलह की स्थिति उत्पन्न करवा देती है, तो आप क्या होते हैं? भावनात्मक रूप से या मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। ऐसा होता है। वही चीज था कि इन दीकुओं के हस्तक्षेप के कारण जो है इनका आंतरिक कलह ये हो जाता है। और जो बाहरी लोग आए
जो महाजन थे, साहूकार थे, इनका प्रभुत्व जो है वो स्थापित हो जाता है। महाजन और साहूकार का प्रभुत्व स्थापित होता है। यानी अब जो मोनोपोली होगी वो किनकी होगी? इनकी होगी। यानी कि हम एक तरीके से ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं दीकुओं के आने से या बाहरी लोगों के आने से जो मुंडा जनजाति के लोग थे, इनके अधिकारों पे अंकुश लगा दिया गया, नियंत्रण कर लिया गया, और इनके अंदर जो है वो आंतरिक कलह ये शुरू करवा दिया गया, और महाजन साहूकारों का जो है वो प्रभुत्व स्थापित करवा दिया गया। और इन सभी चीजों से जो खुटकटी व्यवस्था खत्म कर दिया गया और व्यक्तिगत स्वामित्व को लागू किया गया, यानी कि उनके जो पुश्तैनी जमीन थे, इस पुश्तैनी जमीन पर जो है वो अधिकार कर लिया गया। अब जमीन ही जब इनसे छीन जाएगी तो इनका जो जीविकोपार्जन का काम चल रहा था, जीवन यापन का काम चल रहा था, राजस्व देने की बात जो हो रही थी, अब स्वाभाविक है इनकी जमीन नहीं रहेगी तो कहां से ये चुका पाएंगे। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये विद्रोह का स्वरूप जो है वो लेगा। अब अगर हम बात करें सामाजिक कारण, जो दूसरा है वो है सामाजिक। तो दीकुओं का आगमन हो गया, बाहरी लोग आ गए, और बाहरी लोग जैसे ही आते हैं तो जाति और वर्ग व्यवस्था जो है ये हावी हो जाती है। पहले पूरा का पूरा एक समुदाय था, अब यहाँ पे जाति और वर्ग व्यवस्था जो है ये हावी हो जाती है। यानी उन लोगों को जाति में बांट दिया गया, वर्गों में बांट दिया गया, भेदभाव की स्थिति जो है ये उत्पन्न हो जाती है, और यहाँ पे क्या होता है? सामाजिक असमानता का भाव उत्पन्न होता है। अगर आप देखें अभी के समय में ही, वर्तमान परिदृश्य में ही देखें तो हमारे संविधान में जो समानता का दिया हुआ है परिभाषा, उसी में ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो है इक्वली अभी के समय में रह रहे हैं। कोई अमीर है तो बहुत अमीर है, कोई गरीब है तो बहुत गरीब है, उनके बीच में काफी ज्यादा फासला हो गया है। तो इस तरीके से ये क्यों होता है? जब भी जाति और वर्ग व्यवस्था हावी होगी तो समाज को कहीं ना कहीं वो तोड़ने का काम करेगी, और समाज जैसे ही टूटेगा तो सामाजिक असमानता जो है वो, सामाजिक असमानता जो सोशल इनइक्वालिटी है, इसका भाव जो है वो उत्पन्न हो जाएगा। यानी एक दूसरे से लोग क्या करने लगेंगे? ईर्ष्या द्वेष करने लगेंगे, ऊंच नीच, जाति अगड़ी पिछड़ी। अभी यही तो हो रहा है अपने समाज और अपने देश में। इस तरीके से लोगों को बांटा गया है, उनके दिमाग में इतनी सारी इस तरीके की मानसिकता को प्रभावित किया गया है इन सभी बातों से, ताकि वो आपस में ही टूट जाएं, आपस में ही बट जाएं, आपस में ही लड़ते रहें। हिंदू मुस्लिम, धर्म, जाति, लिंग, इन सभी चीजों में जो भेदभाव देखने को मिलता है। तो ये क्या दिखाता है? कहीं ना कहीं सामाजिक असमानता को दिखाता है। और जब भी असमानता होगी तो आंतरिक कलह जो है वो उत्पन्न होगा। आंतरिक कलह होने के बाद उस विद्रोह का स्वरूप जो है वो बाहर भी देखने को मिलेगा। तीसरा अगर हम लोग कारण देखें तो राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में हम देखेंगे इनके जो अपने सरदार थे, इनके जो अपने मुखिया थे, नेता, तो सरदार के अधिकार को जो है वो ब्रिटिशों को द्वारा खत्म कर दिया गया। बोला कि अब कोई सरदार वरदार नहीं रहेगा, अब जो हम बोलेंगे वो सुनो, तुम्हारा अपना कोई नेता नहीं होगा, तुम अपने हिसाब से शासन व्यवस्था को नहीं चला पाओगे। तो इन लोगों ने क्या किया? सरदार के अधिकार को जो है वो खत्म कर दिया। अब इनका कोई प्रतिनिधि ही नहीं रहेगा तो अपनी बात को कैसे उठाएंगे? इसीलिए आप देख रहे हैं कि हर समाज का एक अपना अपना नेता होता है। अभी आप देखते होंगे लगातार कोई मुकेश सहनी है तो समाज सन ऑफ मल्लाह अपने आप को कहते हैं, बोलते हैं हम अपने मल्लाह जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। मांझी हैं जो जीतन राम मांझी है तो वो बोलते हैं हम अपनी जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। चिराग पासवान है तो वो बोलते हैं कि हम अपनी जाति, पासवान जाति की जो राजनीति करते हैं। लालू यादव बोलते हैं हम यादव और मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। अभी के समय में, पहले होता था कि लोग अपनी जाति को लेकर अपनी मांग रखते थे, लेकिन अभी जो है वही चीज उल्टा पड़ रहा है। जाति की राजनीति करते हैं लेकिन जाति की हित की बात नहीं करते हैं, अपने हित की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं। तो ये जो है सरदार के अधिकारों को जो खत्म कर दिया गया, किसके द्वारा? ब्रिटिशों के द्वारा।
और जैसे ही इनका अधिकार खत्म होगा तो ब्रिटिश का जो लॉ एंड ऑर्डर था उसको लागू कर दिया गया, यानी वहां ब्रिटिश का ही जो नियम कानून है वही चलेगा, आपका नियम कानून जो है वो खत्म हो गया। तो इस तरीके से राजनीतिक इंटरफेरेंस जो है वो आना शुरू हो गया। अगला कारण जो है हमारा, जिसमें कि हम लोग देखेंगे धार्मिक कारण। अब जो ईसाई मिशनरी आए थे 1813 के चार्टर एक्ट के बाद, उन लोगों ने एक झूठा आश्वासन देना शुरू कर दिया कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, आप हमारे धर्म को अपना लीजिए, हमारे धर्म में ये है, हम आपको शिक्षित करेंगे, आपकी जीवन शैली को बेहतर बनाएंगे। वो कहीं ना कहीं अभी जैसे चुनाव का माहौल है तो हर एक पार्टी जो है एक अपना एजेंडा लाती है, एक घोषणा पत्र जारी करती है जिसमें आप बोलती है, जैसे नीतीश सरकार अपना बोला कि सरकार बोलती है कि 125 यूनिट बिजली हम दे देंगे खातों में। मोदी जी जब आए थे तो वो बोल रहे थे कि 15-15 लाख खाते में जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। इसी तरीके से कुछ मुफ्त रेवड़ी की बात केजरीवाल आए थे वो भी कर रहे थे। अभी के चुनाव, अभी के संदर्भ में बिहार में अगर हम देखें तो प्रशांत किशोर आ रहे हैं तो ये भी कुछ ना कुछ जो है मुफ्त अपने एक आश्वासन दे रहे हैं। अब झूठा या सच साबित होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी जो है वो लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी की सरकार, आरजेडी के जो नेता हैं वो लोग भी लगातार 2500 रुपया जो अपनी माई बहन योजना है इसके तहत देने का वो काम कर रहे हैं। और इस तरीके से सब लोग अपना अपना एक दावा कर रहे हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद वो चीज इंप्लीमेंट होगा कि नहीं होगा ये ना हम जानते हैं ना वो जानता है, क्योंकि क्या स्थिति होगी, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, बिहार की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सभी चीजों को देखा जाएगा। लेकिन चुनाव है तो सभी लोग वादे कर रहे हैं। उसी तरीके से उपनिवेशवाद जो है, जो ब्रिटिश कॉलोनियल थी उसको स्थापित करने के लिए झूठा आश्वासन ये लोग देने का काम कर रहे थे, धर्मांतरण कर रहे थे। और साथ में ईसाई मिशनरी की स्थापना भी करना शुरू कर दिए, यानी पठन पाठन के लिए बोले कि हम क्या करेंगे, ईसाई मिशनरी इसकी स्थापना करना शुरू कर दी। और उनका जो नैसर्गिक चीज था, जिनसे उनका लगाव था, प्रकृति के साथ था, उन सभी चीजों से धीरे धीरे ये लोग क्या हो रहे थे, दूर होते चले गए, अलग होते चले गए। और इस तरीके से जो इनका कारण था विद्रोह का, उसमें एक तात्कालिक कारण भी हमको देखने को मिलता है, जिसके कारण जो है तुरंत विद्रोह एक नए स्वरूप में देखने को मिलता है। तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण तो 1894 ईस्वी में छोटा नागपुर में वन संरक्षण नियम आता है। 1894 में क्या आता है? छोटा नागपुर वन संरक्षण अधिनियम। देखिए ये 1894 की बात हम कर रहे हैं, और ठीक इसके बाद जो है विद्रोह प्रारंभ होता है। इसमें क्या हुआ कि वन को संरक्षित किया गया। इस अधिनियम से अंग्रेजों ने क्या किया कि वन को संरक्षित, या फिर ये हम बोल सकते हैं एक रिस्ट्रिक्टेड, उसको रिस्ट्रिक्ट एरिया घोषित किया गया, प्रतिबंधित क्षेत्र। यानी बाहरी लोगों को जो है आगमन उसकी मनाही थी, बाहरी लोगों का जो आगमन था। अब बाहरी अब यहाँ पे कौन हो गए? यहाँ पे इस अधिनियम के द्वारा बाहरी हो गए जो जनजाति थे वो, यानी जनजातियों को ये बोला गया कि आप जो प्रतिबंधित क्षेत्र है उसमें नहीं जाएंगे, और जब वो उस क्षेत्र में नहीं जाएंगे तो इनको जीविकोपार्जन की जो व्यवस्था थी, जो जीवन यापन थी, वो इनकी बर्बाद हो जाती, यानी आजीविका का जो साधन है वो नष्ट हो गया। ये क्या होता है? नष्ट हो जाता है। अब आजीविका का साधन जैसे ही नष्ट हुआ तो कुछ ना कुछ तो अपने जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए, खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। मदद किससे मांगने जाएंगे? तो सरकार से। लेकिन सरकार तो वो अपना उपनिवेश कायम करना चाह रही है, अपनी सरकार बनाना चाह रही है, वो प्रशासन स्थापित करना चाह रही है, जिसमें इन लोगों के द्वारा एक गतिरोध पैदा किया जा रहा है। और इस गतिरोध के कारण ही क्या होता है कि विद्रोह हो जाता है। और विद्रोह
जब शुरू होता है तभी किनका पदार्पण होता है, बिरसा मुंडा का होता है। तो थोड़ी सी बात जो है हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन और भी चीजों को हम लोग अगर थोड़ा सा देखें कि जैसे ही जो छोटा नागपुर का अधिनियम, वन अधिनियम आया, तो इनकी जो आजीविका का साधन जो नष्ट होने लगा, तो ये जब न्यायालय में जाने लगे, कोर्ट में अपील करने लगे, तो वहां इनको कोई सुनने वाला नहीं। स्वाभाविक बात है कि जिनकी सरकार होगी, ये लोग बहुत आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, इनके पास जो है सिर्फ और सिर्फ क्या था, एक जन भावना थी, एक एकजुटता थी। बाकी इनका ना कोई नेता था, ना इनका कोई संगठन था उस समय, ना इनको कोई लीड करने वाला या कोई मार्गदर्शक के रूप में कोई बताने वाला कोई नहीं था। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या चीजें थी, थोड़ी उस पर चर्चा करते हैं। जो मजदूरी व्यवस्था थी या बेगारी की व्यवस्था, कि अंग्रेज के द्वारा किया गया कि इन लोगों को बेगारी करवाया गया, बंधुआ मजदूर बना लिया गया। जबरन जो है इनको किसी सरकारी काम में या अपने निजी काम में इन लोगों को बुला के और काम करवाना इन लोगों ने प्रारंभ कर दिया। और जब आप किसी को बेगारी मजदूरी करवाएंगे, बदले में उसका मेहनताना नहीं देंगे, तो क्या होगा, आदिवासियों में असंतोष की भावना होगी। तो एक कारण जो है वो बेगारी या फिर बंधुआ मजदूरी भी है, इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। बंधुआ मजदूरी या फिर बेगारी। अगर अभी के समय में या किसी समय में आप देखें, मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा कीमती पैसा से ज्यादा क्या होता है, समय होता है। आप किसी का 2 घंटा समय ले लीजिए और उस समय का कोई कीमत नहीं दीजिए, तो एक तो समय भी जा रहा है और उस बदले में उसका कीमत भी नहीं आ रहा है। यानी कि हम ये देखते हैं, यही व्यवस्था क्या कहलाती है, बेगारी। और अभी अर्थव्यवस्था का आर्थिक युग है, ऐसा नहीं है पहले का कोई व्यवस्था है कि 2 घंटा समय हम दिए तो इसके बदले में 2 घंटा समय हम आपको दे देंगे या आप दे दीजिएगा। नहीं, अगर हम देंगे अपना 2 घंटा, तो हम जिस लेवल के हैं हमको उस हिसाब से हमको मेहनत आना चाहिए। अभी अगर ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर आते हैं, 1 घंटा पढ़ाते हैं, तो 4,000 5,000 या जितना भी होता है वो अपना पैसा लेते हैं अपनी योग्यता और क्षमता के हिसाब से। कोई मजदूरी करता है तो 500 600 700 रुपए के हिसाब से वो मजदूरी लेता है। तो इसी तरीके से जो जिस लेवल के हैं, जिनका जो स्तर है, चाहे वो शैक्षणिक स्तर हो या उनकी जो योग्यता है या उनकी जो क्षमता है, अपने अपने कार्य करने की क्षमता के हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से अपना मेहनताना लेते हैं। लेकिन मजदूर भी जो है वो अपना मेहनताना खोजेंगे, मांगेंगे, क्योंकि उनके पास जो उनकी क्षमता जो है वो मजदूरी करने की क्षमता है, वो 8 घंटा काम करना जानते हैं, तो उस 8 घंटा का उनको मेहनताना चाहिए। ऐसे ही बैठा के आप उसको भर दिन अगर काम करवाएंगे तो उनका जो श्राप पड़ेगा। किसी मजदूर को आप पूरा दिन काम करवा लीजिए और बदले में कुछ ना दीजिए, ये मतलब सबसे घटिया चीजें जो है वो बलात्सर्म इसी को बोला जाता है। जबरदस्ती करके हम आपकी मजदूरी करवाएंगे, ये ठीक नहीं माना। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और है जो 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के द्वारा जो अस्थाई बंदोबस्त लागू की गई, कल भी हमने इसकी चर्चा की थी, जो नई जमींदारी व्यवस्था को जन्म देता है, इसका भी प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा, कि इसका प्रभाव यही पड़ा कि हमने आपको कल ही बताया था, जो भू राजस्व की दर थी पहले की तुलना में क्या हो गया, 3 गुना बढ़ गया। कितना, 3 गुना। अब ये 3 गुना अगर बढ़ जाता है और उनकी जमीनें छीन ली जाती है, उनको अगर जमीन का जो हस्तांतरण कर दिया जाता है, उनको विस्थापित कर दिया जाता है, उनको पलायन कर दिया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, तो फिर आखिर उनके लिए जो न्याय होगा वो न्याय कहाँ मिलेगा और किस तरीके से मिलेगा। आदमी जब थक हार जाता है तब जाके वो विद्रोह करता है। और अभी के समय में भी ऐसा ही होता है कि जब कोई साथ देने वाला नहीं होता है तो अपनी आवाज को है मुखरता से, प्रखरता से उठाता है, और एक एक करके सारे लोग जो है उसमें जुड़ते जाते हैं और वो विद्रोह का स्वरूप जो है वो बदल के सामने आ जाता है। तो इन तमाम चीजों को हम अपनी जो आंसर है उसमें आप कारण के रूप में लिखेंगे, बताएंगे। अब हम एक चीज और देखना चाहते हैं, हम लोग बात करेंगे बिरसा मुंडा के बारे में। तो वो तो बात करेंगे, लेकिन हम जानेंगे कि इस मुंडा विद्रोह का उद्देश्य क्या था।
क्यों ये लोग जो है अपने विद्रोह करने पे इतना ज्यादा उतर आए, तो थोड़ा सा उद्देश्य की बात करते हैं। अब विद्रोह करेंगे तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, इसकी बात करेंगे। जो संविधान में 3 तरह की न्याय की बात की गई है। इसके अलावा इनके जो धार्मिक आस्थाओं पर, जो धार्मिक मान्यताओं पर चोट पहुंचाया गया तो उसका संरक्षण करने की बात करेंगे। इसके अलावा जो इनका एक मेन फिलॉसफी था एकेश्वरवाद, शुद्धता और नैतिक जीवन, तो इस चीजों को जो है प्रोत्साहित करने का काम कर रहे। ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि विद्रोह करने का जो है इनका उद्देश्य क्या था, तो जो दीकू थे, ईसाई मिशनरी थे और जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उसकी हत्या करके ये क्या कर रहे थे, जनजातीय समाज क्षेत्र को सामूहिक अत्याचार से मुक्ति दिलाना चाह रहे थे। तो ये भी इनका एक प्रयास था कि जो दीकू थे, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, जो जनजाति जो समुदाय थे, उनके लिए जो हितकारी नहीं साबित हो रहे थे, जो उनके कार्यों में बाधा कर रहे थे, तो उनको हत्या करके अपने समाज क्षेत्र में इनकी हत्या करके अपने सामाजिक जनजातीय जो इनका क्षेत्र था या अपने सामाजिक क्षेत्र को मुक्ति दिलाना चाह रहे थे। इनसे मुक्ति दिलाने का मतलब न्याय दिलाने का प्रयास। जो इनके द्वारा एक सामूहिक अत्याचार किया जा रहा था, सामूहिक क्षेत्र को इनके सामूहिक अत्याचार से मुक्ति दिलाने का जो है वो काम किया जा रहा था। इनके सामूहिक अत्याचार से मुक्ति दिलाना, तो एक उद्देश्य इनका ये भी था। दूसरा उद्देश्य था जो इनकी धार्मिक मान्यताओं पर, धार्मिक आस्थाओं पर जो चोट किया गया, तो उसका संरक्षण भी देना जो है उनका उद्देश्य था। सामाजिक धार्मिक मान्यताओं को जो है मान्यताओं को संरक्षण। इसके अलावा इनकी जो व्यवस्थाएं थी, कुटकट्टी व्यवस्था, उसको भी जो है वो फिर से विस्थापित करने की, प्रतिस्थापित करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो इनकी अपनी परंपरागत व्यवस्थाएं थी, इसको जिसको अंग्रेजों ने खत्म कर दिया, तो उस परंपरागत व्यवस्था को पुनः स्थापित करने की बात या पुनर्स्थापित करने का जो है प्रयास किया गया। इसके लिए भी था। दूसरा, जो इन लोगों का जो बंधुआ मजदूरी या फिर बेगारी करवाया जा रहा था इनसे, तो उस बेगारी को जो भी समाप्त करने की बात जो है वो इनका उद्देश्य था। तो बेगारी की समाप्ति। इसके अलावा जो एकेश्वरवाद था, एक ही देवता है, इनका जो जीवन था वो शुद्धता और नैतिक जीवन, तो इन सभी चीजों को प्रोत्साहित करना था। एकेश्वरवाद, शुद्धता के साथ इनका जो नैतिक जीवन था, शुद्धता और नैतिक जीवन, इस जीवन को क्या था, प्रोत्साहित करना। जिस तरीके से अभी इनकी जो जीवन शैली चली आ रही थी वो फिर से इनको मिल जाए और उसी तरीके से वो क्या करे, अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाए। तो ये सभी तमाम जो है वो इनका उद्देश्य था। इसके अलावा इनका एक बहुत फेमस नारा था, अबुआ राज सतेरे जाना और महारानी राज टुंडू जाना। ये इनका उद्देश्य एक नारा था, जिसमें ये कह रहे थे कि जो रानी का राज जो है वो समाप्त हो जाएगा, अब हमारा राज स्थापित होगा। यानी पहले का जो राजा था उसका समाप्त हो जाएगा और उसका विद्रोह करेंगे, उसका विरोध करेंगे, तो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो फिर से पुनः स्थापित होगी, हमारा राज आएगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इनका एक बहुत विद्रोह का प्रमुख नारा था क्या, और अक्सर ये लोग जो है अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, जैसे भी आप लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के दौरान मोटिवेशन चाहिए ना,
तो अपने आप को मोटिवेशन के लिए कभी यूट्यूब चैनल पे आप शॉर्ट्स देखने लगते हैं, कभी इंस्टाग्राम देखने लगते हैं, कभी प्रेमानंद जी का आप देखने लगते हैं, कभी दिव्यकीर्ति सर को सुनने लगते हैं, या जो आपको दार्शनिक रूप से या जिनकी आइडियोलॉजी से आप प्रभावित होते हैं, आप कभी वो देखने लगते हैं, कोई क्रिकेट मैच देखते हैं, कोई कॉमेडी देखते हैं। मतलब कहीं ना कहीं कोई जो है अगर मोटिवेशन कहीं से मिल रहा है, अगर वो मोटिवेशन उनके जीवन में एक सकारात्मक जो है वो पुशअप करने की सकारात्मक तरीके से उनको पुशअप कर रहा है, तो लोग उस चीज को फॉलो करते हैं। उसी तरीके से इनका जो मोटिवेशन उस समय के दौर में था, वो विद्रोह के समय जो इनका नारा था, अबुआ राज सतेरे जाना, अबुआ राज सतेरे जाना और महारानी राज टुंडू जाना। मतलब अब जो है इसका मतलब क्या होता है कि महारानी का जो राज है, या जो राजा का, महारानी का मतलब क्या, रानी के कोख से जो पैदा होगा उसका राज नहीं, या फिर महारानी का मतलब जो ब्रिटिश क्राउन थी जो वहां से डील कर रही थी विक्टोरिया, तो उनका जो राज था, उनके द्वारा जो यहाँ पे जो शासन व्यवस्था है उनको डील किया जा रहा था, चलाए जाने का जो प्रयास किया जा रहा था, तो अब महारानी का राज नहीं चलेगा, किसका चलेगा, अब हमारा राज जो है वो स्थापित होगा। इसका अर्थ क्या होता है कि रानी का जो राज है नहीं चलेगा, बल्कि हमारा राज जो है वो स्थापित होगा। तो इस नारा के साथ अपना विद्रोह जो है वो करते थे, और इसी बीच बीच में इस नारे को जो है वो उपयोग में लाते थे। ठीक है, ओके। अब अगर हम लोग देखें कि इस विद्रोह की प्रकृति क्या थी, हम बिरसा मुंडा पे आएंगे, थोड़ा सा उनके आइडियोलॉजी को हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी हम एक एक करके इन सभी चीजों को देख रहे हैं। पहले हमने कारण देखा, अब उद्देश्य को देखा, उद्देश्य के बाद अब जो है हम इसकी प्रकृति को देखेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से किसी भी आयाम में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि मुंडा विद्रोह की जो प्रकृति थी वो क्या थी। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक जो है वो चीजें समझ में आ रही होगी, या बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। इनकी जो प्रकृति थी, एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि इनके विद्रोह करने का जो क्षेत्र प्रसार था, जो उद्देश्य था, या इनकी नेतृत्व की जो कार्यशैली थी, तो उन सभी चीजों को आप समझेंगे जब तक नहीं, आखिर क्यों विद्रोह कर रहे थे, किस क्षेत्र में विद्रोह कर रहे थे, किसके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। तो हम देखते हैं एक एक करके इस विद्रोह का जो नेचर था, वो प्रकृति थी, जो स्वरूप था वो क्या था। तो सबसे पहले इनकी जो आइडियोलॉजी थी उसमें अंधविश्वास, तो ये अंधविश्वास से प्रभावित यह विद्रोह जो है वो, क्योंकि ये क्या बोलते थे, सिंह बोगा का अवतार अपने आप को बोलते थे, यानी अपने आप को क्या बोलते थे, धरती आबा, कि एकेश्वरवाद, यानी कि हमको भगवान ने भेजा है आपकी रक्षा करने के लिए, हमारे समुदाय के जो लोग हैं उनकी रक्षा करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये जो विद्रोह था वो अंधविश्वास से प्रभावित था। इसके अलावा हिंसक और उग्रवादी स्वरूप लिए हुए था, क्योंकि बाद में इन लोगों ने एक समझौता करने की कोशिश की, लेकिन वो समझौता जो है बहुत हद तक सफल नहीं हुआ। तो स्वाभाविक बात है कि विद्रोह धीरे धीरे क्या होगा, हिंसक और उग्रवादी स्वरूप। इस विद्रोह का जो स्वरूप था वो कैसा था, हिंसक और उग्रवादी। इसके अलावा देखिए, बहुत चीज जो है हम आपको एक कीवर्ड के रूप में लिखाते हैं, बाकी आप इसको शब्दों में पिरोकर कैसे अपने आंसर में लिखेंगे वो लिख लीजिएगा।
उसके बाद आपको नोट्स तो मिलेगा ही। इसके अलावा नोट्स मिलने के बाद जो आपका मॉडल आंसर, जब आप टेस्ट देंगे तो आपको उस समय जो मॉडल आंसर मिलेगा तो उसमें भी आप किस तरीके से आंसर को फॉर्मेटिंग कराया जाता है वो सभी चीजों को आप वहां से देख सकते हैं। विद्रोह सबसे पहले हम देखेंगे कि कहाँ पे हुआ। जो छोटा नागपुर का क्षेत्र था और स्थानीय मुद्दों से संबंधित, यानी कि स्थानीय क्षेत्र, स्थानीय मतलब कहाँ, छोटा नागपुर का क्षेत्र। तो स्थानीय क्षेत्र छोटा नागपुर और स्थानीय मुद्दा से संबंधित था। ऐसा नहीं था कि कोई मुद्दा से बाहर की बात हो रही। अपने हक और हुकूक की लड़ाई ये लोग लड़ रहे थे, जिसमें अपनी व्यवस्था को फिर से कायम करना, बेगारी व्यवस्था को हटाना, इन सभी चीजों के लिए जो है वो देखा गया। इसके अलावा इस विद्रोह में जो एक मसीहा के रूप में आए थे जिनका नाम था बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा को इन लोगों ने एक मसीहा के रूप में, यानी मसीहाई दृष्टिकोण से इन लोगों ने देखा। आप ये भी लिख सकते हैं इसमें कि बिरसा मुंडा जो है मसीहाई दृष्टिकोण से देखा। मतलब इनका लीडरशिप जो है वो बिरसा मुंडा के हाथों में था। और बिरसा मुंडा जो थे, या उनके जो औषधीय और चिकित्सीय शक्ति थी, मतलब वो पहले क्या करते थे, मेडिसिन देने का काम, या उनका कोई अगर बीमार पड़ गया तो उसको ठीक करने का काम, तो इन सभी चीजों को जो है वो गुणगान किया गया। यानी जो बिरसा मुंडा के अंदर जो एक तो नेतृत्व क्षमता थी और उसके अंदर जो एक अलग से एक विशेष गुण था कि उनका जो मेडिकल क्षेत्र में जो चिकित्सकीय गुण था और औषधीय गुण, तो जो किसी को भी, वो अगर एक आदमी होता है ना गांव घर में जिसको डिग्री नहीं भी है लेकिन प्रैक्टिकली जो है उसके पास बहुत ज्यादा अनुभव होता है, कुछ भी होगा तो लोग उससे जाते हैं पूछने के लिए कि अगर ये काम हम करें तो किस तरीके से करें। उसी तरीके से अपने क्षेत्रों में बिरसा जो थे उनको बहुत अच्छा ये सब चीजों पे पकड़ था, तो लोग उनसे जाते थे पूछने के लिए। ठीक है। इसके अलावा बिरसा जो है वो रूढ़ियों का विरोध करते थे और शोषण मुक्त समाज की स्थापना का प्रयास किया। तो ये भी हम लिख सकते हैं कि रूढ़िवादियों का जो है वो विरोध किया और शोषण मुक्त, जो उस समय इन लोगों का शोषण किया जा रहा था, शोषण मुक्त समाज की स्थापना का प्रयास। तो ये भी था, ये लोग चाह रहे थे कि हमारे समाज के जो लोग जिनका शोषण किया जा रहा है हम उस शोषण को हटा दें। ठीक है। और एकेश्वरवाद, शुद्धता, नैतिक जीवन, ये सब पर तो बल दिया ही गया है। और इस एक चीज और आप इसमें लिख सकते हैं कि ये विद्रोह जो है वो तात्कालिक जो व्यवस्था है या तात्कालिक उस समय की जो शक्तियां थी, जैसे कि जमींदारी व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, न्यायपालिका का जो है वो इन लोगों के खिलाफ हो जाना, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा था कि औपनिवेशिक शासन जो इनके अंदर, औपनिवेशिक शासन जो है वो इनके अंदर जो है वो स्थापित करने का प्रयास किया। तो उस शासन व्यवस्था से ये लोग मुक्ति चाह रहे थे। यानी कि हम ये चीज बोल सकते हैं कि औपनिवेशिक शासन के प्रति जो इनकी समझ थी, उस समझ का जो अभाव था, औपनिवेशिक शासन के प्रति समझ का अभाव, तो इस तरीके से जो है इनकी आंदोलन की जो प्रकृति थी वो इस तरीके से थी। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें बिरसा मुंडा के बारे में, तो हम लोग देखेंगे बिरसा मुंडा की विचारधारा क्या थी, उन्होंने क्या संदेश दिया, और लास्ट में फिर हम लोग देखेंगे इसका क्या परिणाम हुआ, क्या महत्व था, विद्रोह का प्रभाव क्या हुआ, और उसके लिए बाद में जो निष्कर्ष है उसको हम लोग देखेंगे। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि बिरसा मुंडा जो है उनकी थोड़ा सा जीवन शैली को हम लोग इसमें शामिल करते हैं।
तो आपको जिस भी तरीके से पूछा जाएगा आप आंसर को लिखेंगे। बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है 1875 ईस्वी में, तभी तो 1895 में ये 20 साल के थे। अठारह सौ पचहत्तर ईस्वी। धर्म, शुरू में इन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया, क्योंकि ईसाई मिशनरियों का प्रभाव हो गया था, तो वहीं से पढ़े लिखे भी थे, ईसाई मिशनरियों में ही इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। बाद में ये वैष्णव धर्म को अपनाते। वैष्णव धर्म के मुनि इनको बोला जाता है। इनके गुरु का नाम क्या था? आनंद पांडे। बिरसा के जो गुरु थे उनका नाम था, यही क्या था? आनंद पांडे। और बिरसा ने क्या किया कि धार्मिक तरीके से, धार्मिक रूप से इसको संगठित करने का प्रयास किया। पहले ये धार्मिक रूप से संगठित करने का प्रयास किया इस विद्रोह को। अब इसको हम लोग दो चरण में बांट के अगर देखें, एक चरण है बिरसा का, हमने आपको बताया था कि दो चरण में हम अगर इसको बांटे, एक तो 1875 से जब से इनका जन्म होता है और 1894 जब तक ये विद्रोह नहीं प्रारंभ होता है तब का एक चरण, और दूसरा चरण जब ये विद्रोह प्रारंभ होता है और तब से लेके और विद्रोह की समाप्ति के बाद तक का। इस दो चरण में हम बिरसा मुंडा की भूमिका को देखेंगे या बिरसा मुंडा की आइडियोलॉजी को देखेंगे कि किस तरह की उनकी आइडियोलॉजी थी, फिर उनके जीवन में जो है किस तरीके से एक बदलाव आया। तो पहले चरण की अगर हम लोग बात करें, थोड़े से जब ये परिपक्व हो जाते हैं, यानी कि जब 14-15 साल की होते हैं, तो 1890 से लेके 94 की अगर हम बात करते हैं, तो इनने आंतरिक शुद्धता पर जो है वो बल दिया। कौन? बिरसा मुंडा। आंतरिक शुद्धता पर बल। कोई भी काम जो कर रहे थे वो नैतिक तरीके से कर रहे थे, नैतिकता पर बल दिया। ऐसा नहीं था कि शुरू से ये हिंसक थे, उग्र थे, ये सब नहीं था। क्यों? क्योंकि ये आध्यात्मिक कार्य करते थे। इनका जो ध्यान था वो पहले आध्यात्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ था। पूरा का पूरा वो मतलब भगवान के प्रति आस्था रखते थे। शराब, पशुओं की बलि और अंधविश्वास, ये सब तो थोड़ा थोड़ा अंधविश्वास को ही मानते थे। शराब को भी अपनाते थे, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे, बिरसा मुंडा जो मुंडा जनजाति के लोग थे, तो वो लोग हड़िया, हड़िया समझते हैं? तारी को बोलते हैं, क्योंकि वो एक लवणी में आता है। तो वहां के लोग जो थे वो तारी पीते थे, और जो थोड़ा सा समीर थे तो वो शराब भी पीते थे। तो उसी तरीके से ये लोग जो है शराब को भी अपनाए थे। पशुओं की बलि और अंधविश्वास, इन सभी को छोड़ने की बात इन्होंने की। शराब, अंधविश्वास और पशुओं की जो बलि, जो इनकी परंपरागत कार्यशैली थी। तो बिरसा जब आए तो इन सभी चीजों को, जो बैड हैबिट था, इन सभी चीजों को छोड़ने पर इन्होंने बल दिया। पशुओं की बलि, इन सभी चीजों को छोड़ने के लिए लोगों से अपील की। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? एकेश्वरवाद पर जो है वो बल दिया। एक ही भगवान है, और अपने भगवान को ये क्या बोलते थे? सिंह बोंगा, सिंह बोंगा का अवतार। अपने देवता को ये बोलते थे सिंह बोंगा, और अपने आप को बोलते थे सिंह बोंगा का अवतार। इनके जो देवता थे उन देवता को क्या बोलते थे? सिंह बोंगा। और अपने आप को क्या बोलते थे? धरती आबा बोलते, कि हम जो है भगवान के अवतार हैं। इसके अलावा इन्होंने वन कानून का विरोध किया।
और अपनी इस विचारधारा से लगभग 6,000 फॉलोवर्स, अभी के समय में जैसे होता है ना इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे फॉलोवर, तो उस समय अपनी विचारधाराओं से जो है क्षेत्रों में जाके, अपने समुदायों में जाके 6,000 लोगों को अपना अनुयायी बनाए। कितने? 6,000 लोगों को, 6,000 लोग जो है इनके फॉलोवर्स बने, अनुयायी बने। तो पहले चरण में जो बिरसा का जो कंट्रीब्यूशन था वो इस तरीके का था, जो 1890 से लेके 94 की बात होती है। द्वितीय चरण जो है जिसमें 1895 से 97, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको यहाँ से आराम से अपने कॉपी में अगर लिखेंगे तो ये आपके मार्क्स को जो है बहुत ज्यादा बूस्टअप करेगा, क्योंकि इनकी विचारधारा है। तो बिरसा के रूप में क्वेश्चन पूछे तब भी आपको लिखना है, मुंडा जनजाति में बिरसा का क्या योगदान था तब भी लिखना है। किसी भी स्वरूप में अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आंसर करना है। तो एक चरण हमने आपको बताया 1890 से 94 के बीच का, ये पहला चरण। दूसरा चरण हम आपको बताते हैं 1895 से 97। अठारह सौ 95 से 97 का बीच, इस बीच में इन्होंने क्या किया, जो इनके समुदायों के द्वारा, इनके समुदाय को जो जमीन थी उस जमीन की वापसी करने की बात इन्होंने की। क्या की? जमीन वापसी की बात। भैया तुम लोग जो मेरा जमीन लिए हो उसको वापस करो। इसके खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया, अपनी आवाज को जो है वो बुलंद किया। इसके अलावा बेगारी प्रथा को खत्म करने की बात की गई। बेगारी प्रथा को खत्म करने की बात इन्होंने की कि जो बंधुआ मजदूरी करवा रहे हो, जो जिसके एवज में तुम हमको ना मेहनताना दे रहे हो, तो उस चीज को जो है वो खत्म करो। इसके अलावा जो ब्रिटिश औपनिवेशिकवाद जो बढ़ता जा रहा था, जो ब्रिटिश प्रशासन धीरे धीरे इनके क्षेत्रों में पहुंच जा रहा था, जिसके कारण जो अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित हो रहे थे, उस अंग्रेजी प्रभुत्व को समाप्त करने की बात या खत्म करने का जो है इन्होंने बात किया। अंग्रेजी प्रभुत्व को खत्म करने की बात या खत्म करने का प्रयास किया। इसके अलावा जो है जो बाहरी लोग आ रहे थे, उस बाहरी और जो दीकू लोग थे उनको खदेड़ना, माने बाहर करने का, भगाने का काम इन्होंने किया। जो बाहरी लोग आ रहे थे इनके क्षेत्रों में या जो दीकू थे जिनका आगमन हो रहा था, तो दीकू को खदेड़ने का काम, भगाने का काम इन्होंने किया। इसके अलावा जब ब्रिटिश उपनिवेशवाद या ब्रिटिश राज्य खत्म हो जाएगी, ब्रिटिश सत्ता को हम लोग बाहर कर देंगे, तो मुंडा राज्य की स्थापना, यानी कि इन्होंने अपनी राज्य की स्थापना करने की बात की, जो क्या कहलाएगा? मुंडा राज्य। मुंडा राज्य की स्थापना की बात इन्होंने की कि हमारे जनजाति का, हमारे लोगों का जो है वो राज्य स्थापित होगा। इसके अलावा जो इन्होंने अपने, चूंकि पहले से ये ईसाई धर्म को मानते थे, उनके प्रति जो है वो विश्वास करते थे, और जब ईसाई मिशनरी का इनके क्षेत्रों में आगमन हो गया तो ईसाई धर्म में जो लोग कन्वर्जन हो गया था, जिनका धर्मांतरण हो गया था, तो ये स्वयं भी और बाकी लोगों को भी अपने धर्म में पुनः वापसी करने की बात कर रहे थे। यानी अपने धर्म में पुनः वापसी की बात इन्होंने की। व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी इन्होंने, जो लोग धर्मांतरण को अपनाए थे, अब उनको पुनः जो है अपने धर्म में, वैष्णव धर्म में या जो भी धर्म को लोग मानते थे, उस धर्म में वापस लाने की बात करते थे। साथ ही साथ लगान नहीं देने की बात इन्होंने की। इन्होंने क्या किया? बोला कि नहीं, हम आपको जो है लगान नहीं देंगे अब, क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं आप लोगों ने ले लिया, हमारी जमीन को छीन लिया, हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, हमारे लोगों को आप बंधुआ मजदूर बना रहे हैं, तो किस मुंह से आप आते हैं आप राजस्व मांगने या लगान मांगने? तो हम आपको लगान नहीं देंगे। तो एक फेज जो था इनका, मिडिल फेज जो दूसरा फेज है, उसमें इन्होंने इन सारी बातों को बोला, बताया। और सबसे महत्वपूर्ण जो तीसरा चरण था, जो इनके लिए बहुत ज्यादा हिंसात्मक हो गया था, तो उसकी भी बात हम लोग थोड़ी सी करते हैं। जो बिरसा मुंडा का तीसरा चरण था, और ये चरण कब का था? 1897 के बाद से,
यानी कि 1898 से लेके 1900, जब तक इनकी हत्या नहीं हो जाती है, इनकी मृत्यु नहीं हो जाती है, ये 1900 तक का जो काल है, जिसमें कि इसको क्या बोलते हैं, हिंसात्मक चरण। बेसिकली इस तीसरे चरण में इन्होंने क्या किया, तो ये अंग्रेजों का बहुत ज्यादा विरोध करने लगते हैं, पूर्णतः अपने अनुयायियों के साथ लेके अंग्रेजों के साथ युद्ध करने लगते हैं, उनको खदेड़ने का प्रयास करते हैं, और 3 फरवरी 1900 को इनको बंदी बना लिया जाता है। बिरसा को आप लोगों ने प्रीलिम्स में भी देखा होगा कि यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया, तो 3 फरवरी 1900 को इनको बंदी बना लिया जाता है, और 30 मई 1900 को इनकी मृत्यु हो जाती है हैजा के कारण। हैजा के कारण जो है इनकी मृत्यु हो जाती है 30 मई 1900 को। यानी एक तरीके से आप देखिए कि पहले इनको बंदी बना लिया गया, फिर इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनका जो अंतिम संस्कार है वो हरमू तट पर किया जाता है। कहा? हरमू तट पर। तो ये तीसरा चरण, इसमें हम लोगों ने जो बिरसा मुंडा की आइडियोलॉजी थी, इसके आइडियोलॉजी को जो है हम लोग देखे, और इनको पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका था लेकिन बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन पुनः इनको जो है 3 फरवरी 1900 को बंदी बना लिया गया, और इनको जो है जेल में रखा गया, और जेल में इनको हैजा हो जाता है। हैजा होने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनका जो अंतिम संस्कार है वो हरमू तट पे किया जाता है। ठीक है। अगर अब बात करें ये बिरसा मुंडा की, हम लोगों ने देखा, अब बिरसा मुंडा के द्वारा समाज में या सामाजिक रूप में, समाज और धार्मिक व्यवस्था में जो शुद्धिकरण का प्रयास किया गया, जिसको बिरसा का उपदेश बोला गया, तो अब हम लोग देखते हैं कि बिरसा का उपदेश क्या था, बिरसा मुंडा का उपदेश। बिरसा मुंडा का उपदेश, लोगों के बीच इन्होंने किन चीजों को अपना एक मैसेज के रूप में, संदेश के रूप में लोगों को इन्होंने बोला, तो लोगों से इन्होंने अपील किया। क्या अपील किया? कि सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि आप लोग जो हरिया पीते हैं या शराब पीते हैं, या जो बैड हैबिट है जिसमें पशु बलि भी आता है, तो आप क्या करेंगे, हरिया और शराब पीना, इसको आप खत्म कीजिए। हरिया और शराब पर पाबंदी। ये सब बिरसा मुंडा का उपदेश है। इसके अलावा संसार की सारी शक्तियां प्राप्त हैं किसे? बिरसा को। इसीलिए इन्होंने बोला कि आप हमको चुने, आप हमें धरती आबा के रूप में माने, सिंह बोगा का अवतार के रूप में माने। तो लोगों को इन्होंने बोला कि संसार की सारी शक्तियां प्राप्त है हमें भी और आप लोगों को भी। संसार की सारी शक्तियां प्राप्त हमें, संसार की सारी शक्तियां प्राप्त। इस तरीके से जो है वो लोगों को मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं, ताकि लोग जो है अपने समुदाय के प्रति वो एकजुटता दिखाएं। उसके अलावा इन्होंने क्या बोला? धरती आबा। अपने आप को इन्होंने धरती आबा बोला। सिंह बोगा का अवतार, धरती आबा, इस तरीके से जो है वो। इसके अलावा जो इनके अंदर एक जो गुण था, क्या था? चिकित्सकीय गुण और औषधियों की पहचान। इसके तहत वो क्या करते, किसी भी बीमारी को ये ठीक कर सकते थे। बीमारी को ठीक करना, ये कहीं ना कहीं क्या दिखलाता था? बिरसा के अंदर जो चिकित्सकीय गुण था, या औषधीय गुणवत्ता, या औषधीय चीजों की जो पहचान थी, ये इसके अंदर था। किसके अंदर? बिरसा के अंदर। और इन्होंने ये बताया कि परोपकार जो है वो सबसे बड़ा धर्म है, यानी कि दूसरे की जो सेवा करता है वो सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। अभी के समय में ऐसा होता है क्या? अभी तो लोग अपने
अपनी ही हित की बात करते हैं, दूसरे की हित की तो बात ही नहीं करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि परोपकार जो है वो सबसे बड़ा धर्म है, और सभी लोगों को इन्होंने यज्ञोपवीत यानी कि जो जनेऊ है उसको धारण करने की बात की, ताकि आपका हृदय जो है वो शुद्ध रहे, और आप लोग जो है, आप जब हृदय आपका शुद्ध होगा आप लोग सिंह बोंगा की जो है उसको आराधना करें। इसीलिए यज्ञोपवीत को हिंदू धर्म में जो शुभ माना गया है। क्यों? क्योंकि वो शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक। ऐसा माना जाता है कि आपका आचरण जो है, आपका हृदय जो है वो पवित्र हो गया सिर्फ जनेऊ पहनने के मात्र से ही। इसलिए कई समुदायों में आप देखे होंगे या कई जातियों में जो है, ब्राह्मणों में या और भी जो भी धर्म है या जाति है, उनमें यज्ञोपवीत का जो है एक बहुत बड़ा अनुष्ठान के रूप में माना गया। तो बिरसा भी खुद क्या बोलते थे? यज्ञोपवीत धारण करने की बात करते थे। यज्ञोपवीत यानी जनेऊ को धारण करना। क्यों धारण करना? क्योंकि इससे आपका हृदय जो है वो पवित्र रहेगा। हृदय पवित्र रहेगा तो आपका आचरण जो होगा वो शुद्ध होगा, और आचरण शुद्ध होगा तो आप क्या करेंगे? भगवान की आराधना करेंगे। यानी कि इनके जो देवता थे सिंह बोंगा की आराधना आप कर सकेंगे। इसलिए यज्ञोपवीत धारण करने की बात की गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये बिरसा मुंडा का कुछ उपदेश है। आप इसको भी कोट कर सकते हैं अपने आंसर में, यहां से चीजों को आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो ये इनका बिरसा मुंडा था, इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ, इस विद्रोह का जो महत्व है वो क्या हुआ, और इसके बाद अलग अलग सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, धार्मिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, तो किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, इसको भी हम लोग देखने का काम करेंगे। अब हम थोड़ी सी परिणाम की बात करें। इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? इस विद्रोह का परिणाम हुआ कि जो जनजाति भूमि का सर्वेक्षण किया गया, वो सर्वेक्षण मुंडा जनजाति के संरक्षण के लिए हुआ था। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि इस क्षेत्र में जो भूमि का सर्वेक्षण था वो स्पेशली जो है वो सर्वेक्षण किसके लिए किया गया? जो मुंडा जनजाति का था, इसका संरक्षण किया गया। सॉरी, सर्वेक्षण। सॉरी, मुंडा जाति का इनके क्षेत्र में भूमि का जो सर्वेक्षण कराया गया वो मुंडा जाति के संरक्षण के लिए किया गया। उसका उद्देश्य क्या था? कि मुंडा जाति का जो है वो संरक्षण हो। एक तो ये परिणाम हुआ, क्योंकि भूमि का हम जब तक सर्वेक्षण नहीं करेंगे, जब तक सर्वे नहीं करेंगे, उस सर्वे के हिसाब से ये तय नहीं किया जा सकता है। क्योंकि उस समय जो काश्तकारी अधिनियम या वन अधिनियम लागू हुआ था, उस अधिनियम की फिर से समीक्षा की गई, और समीक्षा के हिसाब से इन लोगों ने जो मुंडा जनजाति था उनके लिए अलग से संरक्षित करने का प्रयास किया। इसके अलावा जो बेगारी प्रथा थी, बेगारी प्रथा जो है उसको समाप्त किया गया। बेगारी प्रथा की समाप्ति, क्योंकि अभी तक जो बंधुआ मजदूर लोग बना के ये लोग काम करवा रहे थे, उसको खत्म करने की बात की गई। उसके बाद जिनके पास भूमि नहीं था, यानी जो लोग भूमिहीन थे, तो नई भूमि की स्थापना भी हुई, नई भूमि व्यवस्था की स्थापना हुई। उनके लिए अलग से जो है, अभी भी आप देखते होंगे कि सरकार जो है आदिवासी समुदायों में या फिर दलित महादलित, इनके लिए अलग से 1 डिसमिल 2 डिसमिल अलग से जो पर्चा की जमीन है, वो पर्चा की जमीन को काट कर और इन लोगों को आश्रय स्थल बनाने के लिए अभी भी सरकार काम करती है। उसी तरीके से उस समय में भी जिन लोगों के पास अपनी भूमि नहीं थी, जो लोग भूमिहीन थे, उनको अलग से जो है भूमि व्यवस्था के तहत उनको भूमि प्रदान की गई। इसके अलावा जो परंपरागत और स्थानीय विद्रोह की जो परंपरा थी वो सफल मानी गई। इसका परिणाम ये भी हुआ, जो अभी तक परंपरागत तरीके से ये लोग विद्रोह कर रहे थे और जो स्थानीय विद्रोह था, जिसमें
सिर्फ इन्हीं लोगों की भूमिका होती थी, तो ये विद्रोह जो है वो उसको सफल माना गया। ठीक है। इसके अलावा जो जनजाति वर्ग के लोग थे, उनके अंदर जो एकता और सकारात्मक प्रवृत्ति का, उसका विकास इन्होंने किया। इसका परिणाम यही हुआ कि जनजातियों में इससे क्या हुआ, एकता मिला, एकता यानी यूनिटी की बात की गई, और सकारात्मक प्रवृत्ति का विकास हुआ। प्रवृत्ति का विकास। इसके अलावा जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 था, उसके तहत जो है फिर से फुटकट्टी व्यवस्था को लागू किया गया, बहाल किया गया। 1908 का जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम था, इसके तहत जो है पुनः फुटकट्टी व्यवस्था को बहाल किया गया। व्यवस्था को बहाल किया गया। तब देख लें कितना ज्यादा जो है वो परिवर्तन इनके जीवन में, इनकी जो शैली थी उनको फिर से लागू किया गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इस विद्रोह का जो है परिणाम क्या क्या निकला। तो भूमि का सर्वेक्षण हुआ, जिसके तहत मुंडा जाति को संरक्षण मिलना शुरू हुआ। बेगारी प्रथा को जो है वो समाप्त करने की बात की गई। जो इनका परंपरागत और स्थानीय विद्रोह है वो सफल माना गया। जनजातियों में एकता आई, उनकी सकारात्मक प्रवृत्ति का विकास हुआ। 1908 का जो छोटा नागपुर का जो काश्तकारी अधिनियम था, उस अधिनियम के तहत पुनः इनके अंदर जो फुटकट्टी व्यवस्था थी उसको फिर से बहाल किया गया। तो इन सभी चीजों से हम इसका परिणाम को हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि थोड़ा सा मुंडा विद्रोह का जो महत्व है वो क्या था। अब महत्व भी आपसे पूछे तो भी आपको इसी में से कुछ कॉमन चीजें लिखनी है, परिणाम भी पूछे तो भी आपको इसी में से कुछ चीजों को लिखनी है। कि जैसे जनजातीय लोगों के शोषण के विरुद्ध, इनका जो शोषण हो रहा था, तो शोषण के विरुद्ध जो है उनके प्रतिक्रियाओं को बल मिला, तो आप ये नया चीज ऐड कर सकते हैं, ये सब भी लिख सकते हैं। इसके अलावा महत्व में आप एक दो चीज एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हैं कि जनजातीय समुदायों का जो शोषण हो रहा था, उस शोषण के विरुद्ध जो है प्रतिक्रिया को बल मिला। जनजातीय लोगों के शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया जो हुई, एक्शन के प्रति जो है रिएक्शन हुआ, उस प्रतिक्रिया को बल मिला। तो आप इस चीज को थोड़ा सा लिख सकते हैं, एक नया पॉइंट है। बाकी परिणाम वाला भी पॉइंट है, आप उसको भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जो सामाजिक और धार्मिक सुधार के माध्यम से इनको आत्मनिर्भर सरकार बनाने का प्रयास किया गया, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि सामाजिक और धार्मिक सुधार के तहत आत्मनिर्भर यानी अपनी खुद की सरकार या मुंडा सरकार के, मुंडा राज की स्थापना, आत्मनिर्भर सरकार की स्थापना करने का प्रयास या मुंडा राज स्थापित करने का प्रयास जो है वो इसका हुआ। इसके अलावा जो नवोदित राष्ट्रवाद, जो भारतीय राष्ट्रवाद थी, उसके उदय में इस आंदोलन ने जो है वो प्रमुख भूमिका निभाई। तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि नवोदित भारतीय राष्ट्रवाद में इस आंदोलन ने प्रमुख भूमिका निभाई।
तो ये कुछ चीज है जो नया नया पॉइंट है, वो आप इसको लिख सकते हैं। बाकी ये सब तो हम लोग जान ही रहे हैं कि छोटा नागपुर का जो टेनेंसी एक्ट था, काश्तकारी अधिनियम, वो 1908 में लागू हुआ। जनजातीय इनको जो है संरक्षण मिला। इनकी एकता और जनजातीय समाज में जो है सुधार को बल प्रदान किया गया। तो आप इन चीजों को भी आप लिख सकते हैं कि जनजातीय के अंदर जो इनके अंदर जो अपनी एकता थी, उस एकता को फिर से पुनः स्थापित किया गया, या जो इनके समाज में सुधार की बात की गई। आप ये भी लिख सकते हैं कि जनजातीय समाज में सुधार को बल मिला। तो इनके समाज में जो है वो सुधार मिला, फुटकटी व्यवस्था को फिर से जो है वो बहाल किया गया। तो कुछ वहां से एक दो पॉइंट ले लेंगे और कुछ नए पॉइंट को आप लिख के इसके महत्व को थोड़ा सा आप बता सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन में कुछ चीजें जो है वो आपको बहुत सारा चीज जो है वो कॉमन देखने को मिलता है। जैसे कारण हमने देखा, कारण के बाद परिणाम हो, महत्व हो, प्रभाव हो, तो यहां से आप चीजों को जो है थोड़ा सा एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नया चीज को आप एड ऑन कर सकते हैं। वो सारी चीजें जो हम आपको बता दिए। अब जो हम लोग देखते हैं एक एक करके, जो मुंडा जनजाति, मुंडा विद्रोह का जो है वो प्रभाव क्या था। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रभाव को देखेंगे और प्रभाव के बाद जो इसका निष्कर्ष होगा, उसके निष्कर्ष को हम लोग थोड़ा थोड़ा देखने का काम करेंगे और फिर जो है अपनी आंसर को खत्म करेंगे। यानी अभी तक जो है हम लोगों ने किन किन आयामों को देखा। सबसे पहले हमने इसकी भूमिका को बताया, इसके पृष्ठभूमि को बताया। उसके बाद हमने आपको इसका कारण बताया। कारण बताने के बाद जो है हम आपको बिरसा मुंडा के बारे में, व्यक्तिगत जो इनकी जीवन शैली थी उनके बारे में बताया, इनकी आइडियोलॉजी को बताया, इनके कार्यशैली को बताया। उस विद्रोह, उसके बाद बिरसा मुंडा का जो उपदेश, समाज में जो संदेश था, उसको हमने बताया, इसके परिणाम को बताया, इसके महत्व को बताया। अब हम देखेंगे कि इसका मुंडा विद्रोह का जो प्रभाव है वो सामाजिक प्रभाव क्या था, आर्थिक प्रभाव क्या था, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या था, और धार्मिक प्रभाव क्या था। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि मुंडा विद्रोह का प्रभाव। कितना प्रभाव है? सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक। सामाजिक प्रभाव में क्या प्रभाव देखने को मिला? तो इस विद्रोह का प्रभाव यही हुआ कि जो मुंडा जनजाति के लोग थे, उनकी, या जो उनकी जनजाति थी, उनको सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का एहसास कराया। यानी सामाजिक प्रभाव में हम लोगों ने देखा कि इनका जो सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता था, उसका इन्होंने क्या करवाया? एहसास करवाया। सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का एहसास। तो आप इस तरीके से इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, सामाजिक प्रभाव। इसके अलावा जो यूरोपीय और ईसाई मिशनरी थे, उनके प्रभाव से मुक्त कराने का प्रयास किया गया और मुंडा राज की स्थापना। तो इसमें एक अलग पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि यूरोपीय और ईसाई मिशनरी ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से मुक्त कराना, मुक्ति पाना और मुंडा राज की स्थापना। तो ये सामाजिक प्रभाव था। आप यहां भी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये किसका हो गया? सामाजिक। अगर आप थोड़ी सी हम देखें कि सांस्कृतिक प्रभाव क्या था, तो इनके जो सांस्कृतिक जुड़ाव, जो अपना इनका सामाजिक जुड़ाव था, उस जुड़ाव के कारण जो इनकी सांस्कृतिक प्रथाएं थी,
उस प्रथाओं को फिर से पुनः स्थापित कराने का प्रयास जो है वो या फिर उसके एहसास को दिखाया। यानी कि बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को सामाजिक जुड़ाव बनाए रखने के लिए सांस्कृतिक एहसास या इनकी जो सांस्कृतिक प्रथाएं थी उसका एहसास इन्होंने करवाया। सामाजिक जुड़ाव के लिए सांस्कृतिक प्रथा का एहसास। तो ये भी एक प्रभाव था इसका, सांस्कृतिक। एक और अगर प्रभाव देखें सांस्कृतिक का, तो आप यहां से चीजों को अच्छा, आर्थिक और धार्मिक हम आपको अलग से बता देंगे, यहाँ पे चूंकि समझ नहीं पाएंगे दिक्कत हो जाएगा। तो सांस्कृतिक हम यहाँ पे एक और बना देते हैं, आर्थिक और धार्मिक हम आपको क्या हुआ आपको आपको अलग से बता देंगे। इन्होंने अगर देखा जाए कि सांस्कृतिक प्रभाव में, तो एक पत्नी की अवधारणा को जो है इस पे ज्यादा बल दिया। ऐसा नहीं था कि बहुपत्नी प्रथा को प्रमोट किया। इन्होंने बोला कि एक पत्नी, जो भी जितने भी लोग पुरुष समुदाय के होंगे वो एक ही पत्नी को धारण करेंगे, एक ही पत्नी से शादी करेंगे। इससे क्या होगा, समाज में महिलाओं की स्थिति जो है वो बेहतर होगी। यानी कि एक पत्नी की अवधारणा को विकसित किया या एक पत्नी की अवधारणा पर बल दिया, जिससे सामाजिक स्तर पर महिलाओं की स्थिति में सुधार आई। महिलाओं की स्थिति में सुधार। आप जो है एक ये भी पॉइंट आपको उसमें थोड़ा सा लिखना है, जो सामाजिक प्रभाव है उसमें, कि एक पत्नी की अवधारणा को इन्होंने प्रमोट किया, बहुपत्नीवाद की अवधारणा को बहुत ज्यादा इन्होंने जोर नहीं दिया, जिसके कारण जो है सामाजिक स्तर पर महिलाओं की जो स्थिति थी उसमें सुधार हुआ। तो ये कुछ सांस्कृतिक प्रभाव थे। अब अगर हम आर्थिक प्रभाव की बात करें, तो आर्थिक प्रभाव क्या था? तीसरा जो है आर्थिक प्रभाव, किस तरीके से इनकी जो इनकी अर्थव्यवस्था थी उस पर किस तरीके से प्रभाव आया। तो हम लोगों ने देखा कि 1908 का जो छोटा नागपुर का जो काश्तकारी अधिनियम था उसको लागू किया, और इसके कारण क्या हुआ कि इनके अपनी जो भूमि की अधिकारों की रक्षा की गई। इस अधिनियम के तहत आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1908 का जो काश्तकारी अधिनियम आया, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, इस अधिनियम के तहत इनको जो है वो भूमि के अधिकारों की रक्षा, भूमि के अधिकारों की रक्षा, इसकी बात की गई। ये तो इनको अपनी भूमि मिल गई, और इस भूमि इस तरीके से इनकी भूमि की रक्षा होनी शुरू हो गई, तो इनके अंदर जो पुरानी जनजातीय व्यवस्थाएं थी उसको फिर से बहाल किया गया। यानी कि पुरानी जनजातीय व्यवस्था को बहाल किया गया। यानी फिर से जो इनकी अपनी जीवन शैली थी, जो इनकी आर्थिक गतिविधियां थी, उन सभी आर्थिक गतिविधियों को इनको वापस दे दिया गया। तो ये इनका हो गया आर्थिक प्रभाव। अब अगर हम बात करें लास्ट वन कि ये धार्मिक प्रभाव क्या था। अभी तक जो इनके जो धार्मिक आस्थाएं थी, धार्मिक मान्यताएं थी, जिस पे कड़ा प्रहार किया गया। अब क्या किया गया कि इस विद्रोह के बाद उन लोगों से अपील की गई कि एक ही ईश्वर को जो है, एक ईश्वरवाद की जो अवधारणा थी उसके तहत एक ईश्वर की पूजा करने को कहा गया। क्या बोला गया? एक ईश्वर को पूजा करने की बात की गई।
एक ईश्वर की पूजा करने की बात मतलब जो बिरसा का अपनी विचारधारा थी क्या, एकेश्वरवाद, उसको आगे बढ़ाने का लोग काम इन्होंने किया। इसके अलावा जो अंधविश्वास थी, जो पहले से जो लोग मानते आ रहे थे, जो रूढ़िवादी व्यवस्थाएं थी, तो उन अंधविश्वासी प्रथाओं से दूर रहने का जो है आग्रह किया गया। जो अंधविश्वास था, अंधविश्वास की प्रथा से दूर रहने का जो है आग्रह लोगों से किया गया। तो ये सब जो है प्रभाव धार्मिक प्रभाव के रूप में आप देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो सामाजिक प्रभाव, आर्थिक, धार्मिक और जो सांस्कृतिक प्रभाव थी, इस तरीके से मुंडा विद्रोह का जो है वो प्रभाव देखने को मिलता है। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें, आवाज तो जा रहा है, कि निष्कर्ष के तौर पे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, भूमिका को देखा, उसी में हमने इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि को देखा, नेतृत्व करने वाले जो लोग थे उनको देखा, क्षेत्र को देखा, उस समय अवधि को देखा, उसके पीछे की थोड़ी सी अवधारणा को हमने लिया। इसके बाद विद्रोह का जो कारण था उसको हम लोगों ने देखा, कारण के बाद जो विद्रोह का परिणाम क्या हुआ उसको हमने देखा, विद्रोह का जो महत्व है उसको हमने देखा, विद्रोह का जो प्रभाव पड़ा किस किस क्षेत्रों में उसको हमने देखा, बिरसा के जो जीवनी थी या बिरसा की जो आइडियोलॉजी थी उसको हमने देखा, बिरसा के जीवन से संबंधित जो इनकी जीवन शैली थी उसको 3 भागों में बांटा, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, इसमें हमने देखा। और लास्ट में बिरसा का जो है उपदेश समाज के प्रति क्या था, समाज के लोगों की द्वारा, समाज के लोगों में बिरसा का संदेश क्या था, इसको हमने देखा। अब जो इस उत्तर का आपका लास्ट पॉइंट है, जो है निष्कर्ष के तौर पे हम बिरसा मुंडा का जो विद्रोह हुआ, इस विद्रोह को निष्कर्षता अगर हम बात किया करें तो निष्कर्षता या निष्कर्ष के रूप में आप किस तरीके से लिखेंगे उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो निष्कर्षता आप 2 तरीके की बात कर सकते हैं कि जो बिरसा मुंडा का जो नेतृत्व था, जो मुंडा विद्रोह के लिए जो ब्रिटिश शोषणकारी नीति थी, इस नीति से क्या था, जनजातीय समाज को मुक्त कराने का एक प्रयास था, जिसके कारण मुंडा ने सिर्फ सरकारों का तीव्र विरोध ही नहीं किया बल्कि सामाजिक और धार्मिक सुधार के माध्यम से आत्मनिर्भर मुंडा सरकार बनाने का प्रयास किया गया। और नवोदित भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में इनकी जो भूमिका थी वो बहुत प्रभावी भूमिका थी। और मुंडा विद्रोह में बिरसा मुंडा का जो अतुलनीय योगदान था, उस योगदान के कारण जनजातीय समाज में बिरसा का नाम जो है अभी भी आज के समय में प्रमुखता से लिया जाता है। वर्तमान दौर में आप ये भी लिख सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 जनवरी को हर साल जो है बिरसा मुंडा दिवस मनाने की बात की जाती है, या फिर जनजातीय गौरव दिवस। आप इस चीज को हमें अपने कॉपी में लिख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के द्वारा हालिया ही जो जनजातीय गौरव दिवस मनाने की बात की गई है, जनजातीय गौरव दिवस कब, 15 नवंबर को। और जो जमुई का जो क्षेत्र है वहां पे पिछले साल आके नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा भी की थी, ठीक है, तो जमुई से ही इन्होंने ये घोषणा की थी। तो थोड़ा सा आप बिहार के संदर्भ में, वर्तमान बिहार के संदर्भ में आप इस चीज को लिख सकते हैं कि अभी तो वर्तमान में बिहार जो है वो झारखंड का पड़ोसी राज्य है, लेकिन जब संयुक्त बिहार था, जिस समय बिहार और झारखंड एक ही था, उस समय की ये घटनाएं जो छोटा नागपुर के क्षेत्र में थी, तो उस समय के हिसाब से बिरसा मुंडा के अतुलनीय योगदान के कारण बिरसा मुंडा को जो एक श्रद्धांजलि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जनजातीय गौरव दिवस मनाने का जो है वो आह्वान किया गया, कब, 15 नवंबर को। तो आप इन सभी चीजों को थोड़ा सा आप अपने निष्कर्ष में लिख सकते हैं। अगर या फिर अगर आप दूसरे तरीके से निष्कर्ष को लिखना चाहें, जिसमें आप ये बता सकते हैं कि ये विद्रोह जो है इसका परिणाम बहुत अच्छा था। क्या अच्छा था परिणाम? तो इसमें आप जो है वो पॉइंट वाइज बहुत चीजों को आप लिख सकते हैं।
पहले हमने आपको जो बताया कि बिरसा मुंडा का जो मुंडा विद्रोह में योगदान था, जो सामाजिक सुधार या सामाजिक धार्मिक सुधार के माध्यम से आत्मनिर्भर सरकार बनाने की जो इन्होंने प्रयास किया, या मुंडा राज को स्थापित करने का जो प्रयास किया, जो नवोदित भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में काफी प्रमुख भूमिका निभाई, तो इन सभी चीजों को आप निष्कर्षता लिख ही सकते हैं। लेकिन अगर बात करें कि परिणाम के तौर पे, तो परिणाम तो हम आपको पहले ही लिखा दिए थे, इसका क्या परिणाम था। हाँ, ये सारा परिणाम तो हम आपको लिखा ही दिए। ठीक है, तो बस अब निष्कर्ष के तौर पे आप इन सभी चीजों को आप लिख सकते हैं और करंट से रिलेट करके थोड़ा सा आप इस चीजों को अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज को आपको आज जो हमने बिरसा मुंडा के बारे में जितने भी जानकारियां दी, जितने भी तरीके के तथ्य हमने आपको बताया, बहुत चीजें जो है वो आपको नोट्स में भी मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारा जो कीवर्ड्स है जिसका अभी हमने जिक्र किया है, तो इन सभी वर्ड्स को, इन सभी शब्दों को, इन सभी वाक्यों को अपने कॉपी में आप जरूर नोट करें और साथ ही साथ अपना खुद का नोट्स बनाएं। और नोट्स बनाते हुए ही, क्योंकि हम आपको इसी क्लास के दौरान ही आपको किस तरीके से आंसर फॉर्मेटिंग करना है ये भी हम आपको बताते हैं। तो जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ें, समझें या क्लास को देखें, उसके बाद तुरंत अपने खुद से ही अपने आंसर को जो है एक मॉडल आंसर के रूप में आप जो है लिखने का प्रयास करें। ठीक है, और बाकी जो टेस्ट होगा उसमें आप जो है जब भी इस तरीके का किसी भी एंगल से आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, जितने भी डायमेंशन इससे पूछा जाए, चाहे वो बिरसा मुंडा के बारे में पूछा जाए, चाहे उसके परिणाम को, कारण को, महत्व को, किसी भी तरीके से आपको पूछा जाएगा, तो हमने आपको सभी तरीके से आंसर को जो है वो बताने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी किसी भी तरह का अगर कोई क्वेरी होता है तो आप जो है हमको कमेंट सेक्शन में, या जब भी आप टेस्ट देने के लिए आएंगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो फिर अब कल हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।